नमस्कार, मैं राजकुमार सर और आज मैं इस वीडियो में एक पोएम को कंप्लीट करना चाहूँगा। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो और पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में। पोएट का फुल नेम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट और पोएट अमेरिका से बिलोंग करते थे। इनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था और इनका बर्थ प्लेस था सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनका डेथ 29 जनवरी 1963 को हुआ था और डेथ प्लेस था इनका बॉस्टन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनका हुआ था। इन्हें पोएम के क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए अवार्ड्स भी दिए गए थे। अवार्ड का नाम था रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेडल और एक पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री। तो ये 2 अवार्ड्स से इन्हें सम्मानित किया गया था। स्टांजा 1। द वे अ क्रो, जिस तरीके से एक कौवा, शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का डस्ट, डस्ट मीन्स अ फाइन पार्टिकल या फिर कह सकते हैं अ स्मॉल पार्टिकल, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से। फाइनल क्या हुआ? पोएट ये कहना चाहते हैं कि एक हेमलॉक ट्री से बर्फ का डस्ट मेरे ऊपर गिराया गया एक कौवा के द्वारा। फिर क्या हुआ? हैज़ गिवन माई हर्ट, मेरे हर्ट को उस फाइन पार्टिकल ने क्या दिया? अ चेंज ऑफ मूड, यानी पोएट के मूड में परिवर्तन ला दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और उस दिन का बचा हुआ भाग बच गया। क्या होने से? वेस्ट होने से। आई हैड रूट, रूट मीन्स क्या होता है? हेल्ड इन रिग्रेट, जिसे पोएट ने दुख में बिताया था। तो मतलब क्या हुआ? फर्स्ट स्टांजा में पोएट ये बताना चाहते हैं कि वो एक हेमलॉक ट्री के पास वो मौजूद थे, बहुत ज़्यादा सैड थे। सैड में क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने पोएम में क्रो को एग्जाम्पल के तौर पर लिया है और हेमलॉक ट्री को लिया है। जनरली पोएम के अंदर अच्छे अच्छे पेड़ का नाम लिया जाता है और अच्छे पक्षी का नाम शामिल किया जाता है। जनरली क्रो को और हेमलॉक ट्री को अशुभ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट स्टांजा में पोएट बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, तो सैड को, इट मीन सैडनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए पोएट ने हेमलॉक ट्री और क्रो को एग्जाम्पल लिया है। तो फर्स्ट स्टांजा में ये क्लियर हुआ कि बहुत ज़्यादा वो सैड थे, लेकिन जब क्रो के द्वारा स्नो का फाइन पार्टिकल, एक छोटा सा पार्टिकल पोएट के ऊपर गिरा, तो फिर उनके मूड में, उनके फीलिंग में परिवर्तन आ गया और उनका जो बचा हुआ दिन था, दिन का जो टाइम था, वो वेस्ट होने से बच गया। वर्ड पावर। शूक डाउन मीन्स ड्रॉप, हेमलॉक मीन्स अ पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। हेमलॉक क्या होता है? एक पॉइजनस ट्री होता है, जहरीला पेड़ होता है जिसमें छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स लगे हुए रहते हैं। जनरली इसका प्रयोग किया जाता है दवाई बनाने में। रूट मीन्स क्या होता है? हेल्ड इन रिग्रेट। पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस आर अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द पोएट्री। पोएटिक डिवाइस क्या होता है? लिटरेरी डिवाइस का एक रूप होता है जो पोएट्री में यूज़ किया जाता है। ए पोएम इज क्रिएटेड
आउट ऑफ पोएटिक डिवाइसेस कंपोजिट ऑफ। इसका मतलब ये हुआ कि एक पोएम का क्रिएशन होता है वो पोएटिक डिवाइसेस के माध्यम से ही होता है। अब वो पोएटिक डिवाइसेस में जो शामिल होता है वो होता है स्ट्रक्चरल, ग्रामेटिकल, रिदमिक, मैट्रिकल, वर्बल एंड विजुअल एलिमेंट्स। ये सारे शामिल होते हैं पोएम के अंदर। दे आर इसेंशियली टूल्स। ये सब क्या है? टूल्स हैं दैट अ पोएट यूजेस टू क्रिएट रिदम। जो पोएट क्या करते हैं? इन्हें प्रयोग करते हैं रिदम को क्रिएट करने के लिए। एनहेंस अ पोएम्स मीनिंग, और पोएम्स की मीनिंग को एनहेंस करने के लिए पोएट यूज़ करते हैं। और इंटेंसिफाई अ मूड और फीलिंग, और मूड और फीलिंग को इंटेंसिफाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये सारे जो टूल्स हैं जो पोएटिक डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं, तो इसका इस्तेमाल पोएट के द्वारा किया जाता है पोएम के अंदर। राइम स्कीम, पोएम से राइम स्कीम भी पूछा जाता है और राइम स्कीम को भी शामिल किया हुआ रहता है जिससे आपको फाइंड आउट करना होता है। राइम स्कीम इज़ द पैटर्न ऑफ राइम्स। राइम स्कीम क्या होता है? राइम्स का पैटर्न होता है एट द एंड, जो लाइन के अंत में होता है, ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोएम, यानी पोएम के हर लाइन में होता है। हर लाइन के लास्ट वाला जो वर्ड होता है तो उस वर्ड को ही राइम स्कीम कहा जाता है। और ये पोएम के अंदर भी होता है और वो सॉन्ग के अंदर भी होता है। स्टांचा वन में आप देख लीजिए, ये फर्स्ट आपका स्टांचा है। इसमें टोटल 4 लाइन्स से हैं। हर लाइन का जो लास्ट वर्ड है ये आपका राइम स्कीम है, पर इसके लिए आपको दूसरे लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसके राइम से मैच करना होता है। जैसे फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो क्रो है और थर्ड लाइन का जो लास्ट वर्ड है स्नो है, तो ये दोनों का क्रो, स्नो, इसके राइम मैच हो रहे हैं, तो इसे रिप्रेजेंट किया गया है ए से। इट मीन्स राइम स्कीम ए हो जाएगा। सेकंड लाइन है शुक डाउन ऑन मी, लास्ट वाला जो वर्ड है मी है, और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड ट्री है। इट मीन्स मी और ट्री, ये दोनों का जो राइम है मैचिंग है, इसलिए इसे बी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह से फाइनल फर्स्ट स्टांचा का जो राइम स्कीम हो जाएगा ए बी होगा। स्टांजा 2, फर्स्ट लाइन में हर्ट है लास्ट वर्ड एंड थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड पार्ट है, तो ये दोनों का जो राइम मैचिंग है इसलिए सी से रिप्रेजेंट किया गया है। एंड सेकंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है मूड है एंड फोर्थ लाइन का जो लास्ट वर्ड है रूट है, तो मूड और रूट ये दोनों का साउंड या राइम मैचिंग है, इसलिए इसको डी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो फाइनली इस स्टांचा का जो राइम स्कीम होगा सी डी होगा। ठीक उसी तरह से आप क्या करेंगे, हर पोएम में जिसमें शामिल किया गया है राइम स्कीम, तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं हर पोएम में ये राइम स्कीम हो ही शामिल, किसी में नहीं होता है तो उसमें आपको फाइंड आउट करना होगा। इट मीन्स क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है जिसमें शामिल होता है, फिर उस क्वेश्चन के आधार पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एलिट्रेशन क्या होता है? जो पोएम के अंदर होता है, द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, यानी पोएम के अंदर जो लाइन होता है उस लाइन में 2 या 2 से अधिक शब्द शामिल होते हैं जिसके शुरुआत का जो लेटर होता है वो कॉन्सोनेंट होता है और वो क्लोज बाय होता है सेंटेंस के अंदर, लाइन के अंदर, और वो रिपीट होता है। तो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। इस पोएम के अंदर में लाइन है हैज़ गिवन माई हर्ट, तो यहाँ पर सेम लाइन में देखिए हैज का फर्स्ट लेटर एच है जो कॉन्सोनेंट है, हर्ट का फर्स्ट लेटर एच है जो कॉन्सोनेंट है। ये दोनों सेम है, वर्ड डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन साउंड जो होगा कॉन्सोनेंट का वो रिपीट होगा। तो यहाँ पे एच साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये आपका एलिट्रेशन हो जाएगा। सेकंड लाइन है एंड सेव्ड सम पार्ट,
यहाँ पर भी दो शब्द देख सकते हैं, सेप्ड का और सम का। जो फर्स्ट लेटर है एस है और वो रिपीट हो रहा है और ये दोनों कॉन्सोनेंट है, तो ये आपका एलिट्रेशन कहलाएगा। अब पोएम से एसोनेंस भी पूछ लिया जाता है। एसोनेंस आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना चाहिए? द यूज ऑफ सिमिलर साउंड्स स्पेशली वॉबल्स इन 2 और मोर वर्ड्स। जिस तरह से आपने एलिट्रेशन फाइंड आउट किया, ठीक उसी तरह से एसोनेंस भी आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन इसमें डिफर क्या है? डिफर इट मीन्स आपको 2 शब्द या 2 शब्द से अधिक भी हो सकते हैं एक लाइन के अंतर्गत, तो उसमें वॉबल साउंड को आपको मैच करना है, वो सिमिलर साउंड होना चाहिए वॉबल का। जैसे इस पोएम के अंदर आपका एक लाइन है, शुक डाउन ऑन मी, तो देखिए शुक के अंदर भी ओ साउंड है, डाउन में भी ओ साउंड है, ऑन में भी ओ साउंड है, तो यहाँ पे ओ साउंड सेम है, तो इस वजह से ये आपका एसोनेंस कहलाएगा। अब एंजाबमेंट भी पूछ लिया जाता है। एंजाबमेंट क्या होता है? द कंटिन्यूइंग ऑफ अ सेंटेंस फ्रॉम वन लाइन ऑफ अ पोएम इनटू द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन इज कॉल्ड एंजाबमेंट। मतलब पोएम के अंदर जो स्टांजा का जो लाइन शुरू होता है, वो लाइन शुरू होकर सेम लाइन में स्टॉप नहीं होता, बल्कि वो कंटिन्यू नेक्स्ट लाइन में भी होता है और उसके नेक्स्ट लाइन में फिर फाइनली में भी हो सकता है पंक्चुएशन सबसे लास्ट में हो, स्टांजा के लास्ट में हो। तो ये जो कंटिन्यू होता है सेंटेंस का सेकंड लाइन में भी या फिर पूरे स्टांजा में, तो इसको एंजाबमेंट कहा जाता है। जैसे आपका पोएम है, द वे से स्टार्ट हुआ है, सेम लाइन में पंक्चुएशन यूज ना होकर के सबसे लास्ट लाइन में पंक्चुएशन यूज हुआ है, इट मीन्स दोनों स्टांजा कंप्लीट हो गया, उसके बाद पंक्चुएशन का इस्तेमाल हुआ। तो ये जो सेम लाइन लगातार वो कंटिन्यू हो रहता है, सेम लाइन में स्टॉपेज ना होकर के वो सबसे लास्ट में या फिर सेकंड लाइंस में या थर्ड लाइंस में या फोर्थ लाइंस में जब उसमें पंक्चुएशन यूज होता है, तो ये जो कंटिन्यू पैटर्न रहता है ना, इसको एंजाबमेंट कहा जाता है। पोएम नोट्स। द पोएम डिस्क्राइब्स अ वेरी सिंपल हैपनिंग इन वेरी सिंपल वर्ड्स। यानी यह जो पोएम है क्या डिस्क्राइब करता है? बहुत ही सिंपल हैपनिंग को डिस्क्राइब करता है और बहुत ही सिंपल शब्दों में डिस्क्राइब करता है। It tells us that sometimes even a small incident may prove to be of a larger significance. यह पोएम हमें बताता है कि कभी कभी छोटे छोटे जो इंसिडेंट होते हैं ना हमारे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उस एक्सपीरियंस का जो इंसिडेंट होता है ना, तो छोटे छोटे इंसिडेंट ना बहुत बड़ा महत्व रखता है या बहुत बड़ा महत्व को साबित करता है। द पोएट इज अपसेट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। पोएम की शुरुआत में पोएट बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, बट स्मॉल इंसिडेंट ऑफ फॉलिंग ऑफ स्नो। लेकिन क्या होता है, स्नो का जो फाइन पार्टिकल, छोटा सा जो पार्टिकल गिरता है, तो ये छोटे से इंसिडेंट को बहुत बड़ा महत्व ला देता है। क्या होता है, चेंजेज हिज मूड टोटली, यानी पोएट का जो मूड होता है पूरी तरह से बदल जाता है और उनका माइंड फ्रेश हो जाता है, वो हैप्पी हो जाते हैं और बाकी जो उनका दिन होता है वो वेस्ट होने से बच जाता है। इन द एंड ऑफ द पोएम द पोएट फील्स रिलैक्स्ड। पोएट क्या करते हैं, पोएम के अंत में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं एंड थैंकफुल टू द नेचर, और नेचर को धन्यवाद भी करते हैं फॉर सेविंग हिज डे, उनके दिन को बचाने के लिए, फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, यानी वेस्ट होने से बचाने के लिए वो धन्यवाद भी करते हैं। तो ये छोटा सा इंसिडेंट था इस पोएम के अंदर में, जिससे बहुत ही ज़्यादा लास्ट में खुश हो जाते हैं पोएम, क्योंकि उनका जो टाइम है वो वेस्ट होने से बच जाता है। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का पोएट कौन है, आपको पता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो। पोएट ने इसे डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहा है? स्नो पार्टिकल्स वर टू टाइनी, ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्नो का जो पार्टिकल था बहुत ही छोटा था और वो पोएट के शोल्डर पे गिरा था, और फिर शोल्डर पे गिरने के बाद पोएट का जो मूड था चेंज हो गया था। थर्ड क्वेश्चन है, द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड रोट
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट? रूट का मतलब क्या है? हेल्ड इन रिग्रेट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड? मतलब पोएट के मूड को क्या चीज़ ने चेंज कर दिया? फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, मतलब उनके शोल्डर पे स्नो का छोटा सा पार्टिकल गिरा, जो क्रो ने गिराया था, उससे उनके मूड में परिवर्तन ला दिया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? पोएम का राइम स्कीम आपको पता चल गया होगा, AB AB CD CD है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज़ गिवन माई हर्ट। आप देख सकते हैं हैज और हर्ट का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और वो H है, तो H साउंड वो रिपीट हो रहा है जो कॉन्सोनेंट है, तो इसको एलिट्रेशन कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। यहाँ भी देख सकते हैं एस साउंड रिपीट हो रहा है। सेव्ड का फर्स्ट जो लेटर एस है जो कॉन्सोनेंट है, एंड सम का फर्स्ट लेटर एस है जो कॉन्सोनेंट है, तो ये सेम कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है ना, इसीलिए इसको एलिट्रेशन कहा जाएगा। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये हीलिंग पावर ऑफ नेचर, नेचर के जो हीलिंग पावर है उसको रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द 2 नेगेटिव क्रिएचर्स दैट फर्स्ट यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी? पॉजिटिविटी के कैरियर के रूप में फर्स्ट साहब ने यूज़ किया है 2 नेगेटिव क्रिएचर्स, तो वो कौन से 2 नेगेटिव क्रिएचर्स हैं? आंसर इसका हेमलॉक ट्री और स्नो। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बोलाइज। क्रो और हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है? सौरों को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि आपने पोएम में पढ़ा। तो ये आपका पोएम कंप्लीट हो चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया होगा तो भी, और नहीं आया होगा तो भी, आप दोनों ही केसेस में अपना कमेंट जरूर लिखें। Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.